Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो हमने आज वॉल पर शुरुआत में ही लिख दिया है कि भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालत खराब है। अब हालत खराब क्यों होती है? हालत खराब तभी होती है जब आपकी तैयारी पूरी ना हो, या अगर तैयारी पूरी हो और फिर उस तैयारी पर कोई अचानक एक सवाल खड़ा हो जाए, कोई सस्पेंस आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है न्यूजीलैंड की टीम के साथ। पहले आपको वो खबर बताते हैं, फिर उस खबर पर अपडेट भी देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि रोहित शर्मा को लेकर सुनील गावस्कर साहब ने क्या बड़ा बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले ये खबर कि आखिर हालत खराब है तो वो हालत खराब क्यों है। फाइनल मैच से पहले परेशानी में है न्यूजीलैंड की टीम। मैट हेनरी जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उनकी फिटनेस को लेकर सस्पेंस है। न्यूजीलैंड की टीम ने आज वैसे भी प्रैक्टिस नहीं की। 2 दिन के आराम के बाद टीम इंडिया ने नेट सेशन किया अपना, लेकिन 9 मार्च को जो दुबई में फाइनल खेला जाना है, उससे पहले अगर किसी को सबसे ज्यादा सस्पेंस है किसी प्लेयर को लेकर तो वो मैट हेनरी को लेकर है। जो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये अभी तय नहीं है। कंधे में सूजन है, चोट लग गई थी उनको पिछले मैच में, और उनके खेलने या ना खेलने को लेकर न्यूजीलैंड के जो कोच हैं गैरी स्टीड, उन्होंने क्या कहा पहले वो आपको उनकी स्टेटमेंट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर आयुष के साथ बातचीत भी करेंगे। पहले उनकी स्टेटमेंट दिखा दीजिए कोच साहब की। वो कह रहे हैं हमारे लिए सकारात्मक बात यह है कि मैट हेनरी वापस आकर गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कहीं कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत गेंदबाजी की होगी। हमने उनका स्कैन करवाया है और हम उन्हें इस मैच में खेलने का हर मौका देंगे, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है। यानी कोच साहब खुद ही ये कह रहे हैं कि मौका देंगे। इससे पता चलता है कि चाहत है, मतलब टीम चाहती है कि वो फिट हो जाएं और प्लेइंग 11 का हिस्सा रहें, क्योंकि फाइनल मैच है। एक मैच जो भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने खेला था उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर खुद ही कह रहे हैं कि हमारा अभी उनका खेलना तय नहीं है। तो अभी जो स्थिति है, जो सूरत हाल है, वो यही है कि मुझे लगता है कि जैसे क्योंकि टीम ने मैच खेला है लाहौर में, उसके बाद टीम आई है दुबई। आज टीम ने कोई प्रैक्टिस की नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बीच में कहीं कुछ मैदान के इधर उधर जाकर ही कुछ ओवर्स उन्होंने फेंके होंगे ये देखने के लिए कि क्या कुछ, कैसा शरीर कितना साथ दे रहा है। लेकिन सस्पेंस है, और सस्पेंस एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर है जिसने पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया था। तो वो जो हम बात कह रहे हैं ना कि हालत खराब है, वो वाकई हालत खराब है। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से। और मैं तो कहूंगा कि केवल पिछले मैच में ही 5 विकेट नहीं लिए हैं। अगर आप बात करें 2019 के सेमीफाइनल में भी इसी खिलाड़ी ने शुरुआत की थी उस स्टार्टिंग बर्स्ट को देने की, जो लगातार बैक टू बैक हमारी विकेटें गिरी थी। WTC फाइनल में भी हमने देखा था जेमिसन के साथ मिलकर किस तरीके से परेशान किया था। तो ओवरऑल मैट हेनरी बड़े होशियार, बहुत एक्सपीरियंस्ड और जाहिर सी बात है बड़े गेंदबाज हैं। टीम में जब एक सीनियर खिलाड़ी नहीं होता है, क्योंकि आप एक तरीके से कह सकते हैं मिचेल सैंटनर स्पिन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फास्ट बॉलिंग यूनिट के कप्तान है एक तरीके से मैट हेनरी न्यूजीलैंड की टीम के। वो अगर चले जाते हैं तो भारतीय टीम के लिए ओवरऑल अगर देखी जाए तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में सर रोहित शर्मा और शुभमन गिल और विराट कोहली, इन तीनों को बहुत परेशान किया। बिल्कुल ठीक है, ग्लेन फिलिप्स ने अच्छा कैच पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद पुराने मैचों का भी इतिहास अगर निकाल के देखें तो मैट हेनरी उस तरीके के गेंदबाज हैं जो आते हैं सेंसिबली सेटअप करके प्रॉपर। शुभमन गिल को किस तरीके से आउट किया, रोहित शर्मा को परेशान किया। बहुत ज्यादा स्विंग नहीं कराते हैं लेकिन टप्पा नहीं छोड़ते हैं, और बहुत ही बड़े गेंदबाज माने जाते हैं इस सेंस में कि बड़े मैचों में ये चलते जरूर हैं। भारत के खिलाफ पिछले मैच में भी 5 विकेट लिया था। तो ओवरऑल फास्ट बॉलिंग के पैक को लीड करते हैं, और अगर उस खिलाड़ी को चोट लगी है, कंधे में इशू हुआ है, अगर नहीं खेलते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा इस फाइनल से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा आश्रित रहती है उनके पे। जेमिसन ने बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, हाल फिलहाल तंग किया है, लेकिन वो भी चोट के बाद वापस आ रहे हैं। उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है जो मैट हेनरी के पास है। और उर्के को मार बहुत पड़ रही है, विकेटें लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन वो फर्स्ट चेंज आते हैं। कहीं ना कहीं जब लीडर नहीं रहता है तो दिक्कत तो बिल्कुल आने वाली है न्यूजीलैंड की टीम को। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो जिस तजुर्बे की आप बात कह रहे हैं, वनडे क्रिकेट में 1 दशक से ज्यादा का तजुर्बा है, लगभग 150 से ज्यादा उनकी विकेटें हैं। तो ये दिखाने के लिए काफी है कि उनके जो आंकड़े हैं बड़े ही चमकते दमकते आंकड़े हैं, जो उनके अनुभव को बहुत अच्छी तरह से बैक करते हैं। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की, और इससे पहले भी भारत के खिलाफ जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करते रहते हैं, निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी चुनौती होगी उनकी गैर मौजूदगी में फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उतरना। और वो भी तब जबकि पिच आप जानते हैं दुबई की है, और भारतीय टीम उस पिच पर ज्यादा फेमिलियर है न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में, तो वो मुश्किल आएगी। कहीं ना कहीं उनका क्या तोड़ निकालना है ये सोचना पड़ेगा मिचेल सैंटनर को, जो इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे हैं।
अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को लेकर भी अब बातचीत शुरू हो गई है आयुष, क्योंकि पहले तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज बहुत खराब बीता था, फिर रन्स नहीं आ रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने एक शतक लगाया, फिर वो जो उनका जो प्रोसेस है इस वक्त बड़े मैचेस में जाने का, या एक ओडीआई फॉर्मेट में जिस तरह से वो अपनी इनिंग को लेकर सोच रहे हैं या वो जो कर रहे हैं कि जाना, तेज गति से रन बनाना, अगर शुरुआत कर रहे हैं भारतीय टीम अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है तो एक तेज स्टार्ट देकर स्कोरबोर्ड पर बड़ा प्रेशर, बड़ा रन जोड़ने की कोशिश करना, अगर चेस कर रहे हैं तो वो जो प्रेशर है रनों का उसको जाके रिलीज करना। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उनसे अपने बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं। और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का उठा के देख लें, शुभमन गिल रन कर चुके हैं, विराट कोहली रन कर चुके हैं, श्रेयस अय्यर रन कर चुके हैं, यानी आपकी जो बैटिंग के टॉप 4 प्लेयर्स हैं उसमें से अब सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा है जो ड्यू है। क्या किया है अभी तक रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में, वो आपको बता देते हैं और फिर उस पर बातचीत भी करेंगे। टॉप ऑर्डर में रोहित से बड़ी पारी का इंतजार रहेगा फाइनल में, जो बात अभी हम लोग कर भी रहे थे। और अभी तक उन्होंने कुल 104 रन बनाए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, रोहित शर्मा की बात हम कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 41 रन बनाए थे, जो उनका चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट स्कोर है इस चैंपियंस ट्रॉफी का। उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 20 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 रन, और तीसरे मैच में उन्होंने जो रन्स किए उसका भी हमने जिक्र किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई भी बड़ी पारी नहीं है, और उस बड़ी पारी के ना होने से शायद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो प्रोसेस है या जो थॉट प्रोसेस उनका है वो सही है या नहीं सही है। पहले गावस्कर साहब ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं, फिर उस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर गावस्कर अगर कह रहे हैं 28 रन बनाए थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो उस वक्त हम आपको बता रहे थे। रोहित शर्मा को इस तरह भी सोचना चाहिए, क्रीज पर जाकर आक्रामक बल्लेबाजी करना एक बात है, लेकिन खुद को 25-30 ओवर तक बल्लेबाजी का मौका भी देना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो विरोधी टीम की पहुंच से मैच को बाहर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज के तौर पर क्या आप 25-30 रन बनाकर खुश हो सकते हैं? आपको खुश नहीं होना चाहिए। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि टीम को उनके 7, 8 या 9 ओवर तक बल्लेबाजी की बजाय 25 ओवर तक बल्लेबाजी करने से ज्यादा फायदा होगा। मुझे जो लगता है, मतलब देखिए गावस्कर जो कह रहे हैं आयुष, अगर मैं उस पर अपना टेक पहले दूं और फिर आपसे आपका टेक लूं, मुझे ऐसा लगता है कि बात वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है, ये जिम्मेदारी रोहित शर्मा ने विराट कोहली को दी हुई है। और शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच जो बातचीत हुई है, जो तालमेल है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपसी समझ उन्होंने डेवलप की है, उसका पता गावस्कर को नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हम भी एक अनुमान ही लगा रहे हैं। हमें आखिर किसी ने बताया नहीं कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली से ऐसा कहा है या विराट कोहली ने रोहित शर्मा से ऐसा कहा है कि अगर आप जल्दी आउट हो जाएंगे तो मैं मैच में रहूंगा और अंत तक बल्लेबाजी के केंद्र में मैं बना रहूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोहित शर्मा वो जो रिस्क ले रहे हैं, और दुनिया में किस बल्लेबाज को किस फॉर्मेट में अपने रन अच्छे नहीं लगते, मुझे बता दीजिए, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो बल्लेबाज कप्तान भी हो तो उसके लिए अपने रन से बड़ी जीत हो जाती है। और शायद इसीलिए वो जो रोल है जिसका जिक्र गावस्कर कर रहे हैं कि अगर वो 25-30 ओवर तक रहें, बात सही कह रहे हैं, 25-30 ओवर तक अगर वो रहेंगे तो बहुत बड़ा स्कोर करेंगे, टीम को बड़े स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन शायद अभी जब तक रिजल्ट, ये जो फायरी स्टार्ट देके रोहित शर्मा पा रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से अभी वो उस अप्रोच को छोड़ेंगे नहीं। सर बिल्कुल ठीक बात है, उस अप्रोच को नहीं छोड़ेंगे। और सही बात है, बाहर से कौन क्या बोलता है अलग चीज है, लेकिन नो डाउट इम्पैक्ट तो आया है जब से उन्होंने उस तरीके के इंटेंट के साथ शुरुआत करनी शुरू की है। इम्पैक्ट तो आया, लेकिन एक बड़ी पारी चाहिए। सच्चाई यही है। ठीक है, आप 20, 15, 28 रनों से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर देंगे। मैं कहता हूं ये 28 रन आपने वैसे तो 27 या 29 गेंदों में लगाए थे, लेकिन अगर ये आप 10 गेंदों में भी 28 लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। कोई आपको 25-30 ओवर तक भी नहीं रहने को कह रहा है, लेकिन एज अ ओपनिंग बैट्समैन, एज अ कैप्टन आप अग्रेसिव इंटेंट के साथ रहिए। लेकिन अगर आप 10 से 12-15 ओवर भी रुक जाते हैं तो गेम वाकई में आप ओपोनेंट से जो है वो पूरा ही अलग लेके चले जाएंगे, और अंत में आपको मैच जीतने से मतलब है, मैच का रिजल्ट पे आपको काम करने से मतलब है। मैच का रिजल्ट, मैच पे आपकी पारी का इंपैक्ट कितना है वो अच्छी बात है। 5 ओवर में जो इंपैक्ट पड़ेगा, 10, 12, 15 ओवर में शायद इंपैक्ट वो और पड़ेगा। और बिल्कुल ठीक बात है, ये 25-30 रन के स्टार्ट्स बहुत हो गए। जाहिर सी बात है वो रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शॉट्स खेलते हैं, लेकिन वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं, और अगर अपनी पारी को वो 10, 12, 15 ओवर तक उस तरीके से अग्रेसिवली खेल सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी नहीं किया है, इसी अग्रेसिव इंटेंट के साथ भी वो 60, 70, 75 गेंदों में 100 रन करते आए हैं। हमने देखा है
तो अगर वो ये कर सकते हैं तो शायद मैच और पहले खत्म हो जाए, मिडिल ऑर्डर पे वो प्रेशर ही ना आए और एक फाइनल में उम्मीद करेंगे कि एक बड़ी पारी आए बिल्कुल, क्योंकि टॉप 4 में इनफैक्ट अक्षर पटेल के रन आ गए हैं, लोअर ऑर्डर में केएल राहुल के कुछ रन आ गए हैं, जितनी भी बल्लेबाजी मिली है हार्दिक पांड्या ने कुछ शॉट्स दिखा दिए हैं, वही एक ऐसी कड़ी है बल्लेबाजी में जिनके रन अभी तक नहीं आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हाईएस्ट 41 रन की पारी थी, उसके अलावा किसी मैच में कुछ नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए इट्स हाई टाइम। ठीक है कैप्टन है, ठीक है वो अग्रेसिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है वो ब्लिस्टरिंग स्टार्ट देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप उस ब्लिस्टरिंग स्टार्ट के साथ, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को या ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। 120 के स्ट्राइक रेट से अगर वो 50, 60, 80 गेंदें आराम से खेल सकते हैं, और लंबे पारी खेलने की जो बात है, जहां तक सर मुझे नहीं लगता ये वही खिलाड़ी हैं जिसने 3 बार दोहरा शतक बनाया ओडीआई क्रिकेट में। बिल्कुल। तो लंबा नहीं खेल सकते हैं ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी कर सकते हैं बहुत आराम से, और जिस तरीके के बल्लेबाज हैं कभी भी मैच का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। अगर इतने बड़े आप मैच विनर हैं तो थोड़ा सा तो आप टिकने की तरफ देख ही सकते हैं। बहुत ज्यादा ओवर अग्रेसिव होके अच्छी बात है आप स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर वही स्टार्ट 5 ओवर की जगह 10, 15, 20 ओवर तक खिंच जाए तो फिर मैच पूरी तरीके से वन साइडेड हो जाएगा। तो वो करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चाई यही है कि 15-20 रन से बिल्कुल वो खुद तो खुश नहीं होंगे, लेकिन एक बड़ी पारी अब चाहिए रोहित शर्मा से, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो लगातार बार बार उठ रहे हैं कि भाई इंटेंट का हम क्या करें, जब 15 से 20 रन में क्या इंटेंट नजर आ जाएगा। आपने वो 15-20 रन के बड़े स्टार्ट्स दे दिए, 35 रन बना दिया बहुत तेजी से 10 गेंदों में, 15 गेंदों में, बट व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? मैच बहुत लंबा है, 50 ओवर का है, और अगर आपके आउट होने के बाद 2 या 3 विकेटें गिर गई, जैसे 30 पे 3 हो गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, तो उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कितनी ज्यादा बल्लेबाजी में अनुभव है उनको। अगर आपको मिडिल ऑर्डर पे इतना भरोसा है फिर तो बात ठीक है, वरना नहीं है तो फिर आपको एक अच्छी स्टार्ट देनी पड़ेगी। शुभमन गिल से के बाद सब कोई रन बना चुका है, आपसे एक बड़ी पारी चाहिए होगी, और व्हाट बेटर अपॉर्चुनिटी, व्हाट बेटर प्लेटफॉर्म देन अ फाइनल। बिल्कुल, और फाइनल में उनके रन्स हैं भी नहीं। जब भी उनकी कप्तानी में फाइनल में टीम पहुंची है, चाहे वो आप वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, इस तरह के जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं वहां उनके रन है भी नहीं। और फिर शायद एक ये भी पक्ष है कि जैसे 2023 वर्ल्ड कप था, अगर आप याद कीजिए, सबसे रन बन गए थे सिवाय सूर्य कुमार यादव के, उनसे रन नहीं बने थे उस पूरे उसमें। और उसके बाद जब वो T20 में जाते हैं तो तुरंत फिर उनसे रन बनते हैं। तो वो मतलब एक टूर्नामेंट आप जीते और उस टूर्नामेंट में आपके कप्तान के रन ना हो तो थोड़ा सा सवाल तो उठता है। लेकिन हाँ, फिर ये भी सच है, मतलब मैं कम से कम इस थ्योरी को भी उतनी ही मजबूती से रखूंगा कि शायद रोहित शर्मा वो जो 25-30 रन बना रहे हैं उसमें जो वो गेंदबाज के रवैये को या उसके तेवर को जो चैलेंज करके जाते हैं, थोड़ी देर तो वो गेंदबाज बैकफुट पर रहता है, फिर शायद उस पर शॉट्स खेलना बाकी बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाता है। ये हम जैसा मैंने पहले कहा कि हमें किसी ने बताया नहीं है, ये हम उम्मीद कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा लगभग एक साथ करियर शुरू हुआ है, दोनों बड़े बल्लेबाज हैं, दोनों भारतीय टीम की बल्लेबाजी के केंद्र में रहते हैं। शायद इनके बीच एक ऐसा समझौता हुआ कह लें कि आपसी समझ है कि भाई मैं खेलूंगा, मैं जानबूझ के तो आउट नहीं होऊंगा, जाहिर सी बात है, मैं कोशिश यही करूंगा लंबा खेलूं, लेकिन अगर लंबा नहीं खेल पाऊंगा तो फिर यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप बल्लेबाजी को चलाएं। चलिए, अभी बात कर रहे थे आयुष पिछले मैच की, और पिछले मैच में जिस तरह से भारतीय टीम ने जब 249 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो लगातार ये चर्चा हो रही थी, मुझे याद है मैं आयुष को भी सुन रहा था कि 20 रन कम पड़ गए भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर। अगर वो 270 के आसपास होता तो शायद बेहतर होता। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि भारतीय टीम ने अपने स्पिनर्स के दम पर न्यूजीलैंड को जल्दी आउट किया और उस मुकाबले को 44 रन से जीत लिया। उस मुकाबले के जो हाइलाइट्स थे, जो पॉइंटर्स थे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को 250 रन का लक्ष्य दिया था और उसके बाद 44 रन से वो मुकाबला जीत लिया था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम 205 रन पर ही सिमट गई थी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो थी वरुण चक्रवर्ती के 5 विकेट तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट भी अब हमारा जो आज की वॉल थी ना कि न्यूजीलैंड की हालत खराब है, उससे जोड़कर देख लीजिए। बिल्कुल 9 विकेट अगर स्पिनर्स आपके ले रहे हैं विरोधी टीम के, तो सबसे बड़ा खतरा शायद यही है। इस वक्त जो न्यूजीलैंड की टीम में, न्यूजीलैंड के खेमे में जो बातचीत हो रही होगी वो यही हो रही होगी कि मतलब एक पक्ष तो कर रहा होगा शायद कि भाई रोहित से कैसे बचेंगे, या विराट से कैसे बचेंगे, या फिर श्रेयस अय्यर से कैसे बचेंगे, शुभमन गिल से कैसे बचेंगे। लेकिन इक्वली इस पर भी बात हो रही होगी कि वरुण चक्रवर्ती से कैसे बचेंगे, कुलदीप यादव से कैसे बचेंगे, या अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा से कैसे बचेंगे। और सच्चाई यही है सर कि अभी न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका टाइप की नहीं है जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा ना खेल पाए। न्यूजीलैंड के पास रचिन
रविंद्र हैं, उनके पास विलियमसन हैं, उनके पास डैरल मिचेल हैं, वो खिलाड़ी जो पहले भी स्पिन को बेहतर तरीके से खेल चुके हैं। लेकिन अगर उनको भी इन स्पिनर्स को काउंटर करने में, टैकल करने में दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब है कि स्पिन की क्वालिटी किस लेवल की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने देखा, हर किसी ने देखा कि विकेट फ्लैट थी, बहुत ज्यादा टर्न नहीं था विकेट में, अच्छी विकेट थी टू बैट ऑन। आराम से 275, 80, 90 तक आप इजीली बना सकते थे एक पार स्कोर के तौर पे, लेकिन नहीं बना पाई। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी क्रम अच्छी है, स्पिन वो अच्छा खेलते हैं, नहीं बना पाए। तो ओवरऑल स्पिनर्स को टैकल करना एक बड़ी बात है। और हाल फिलहाल के फॉर्म की अगर बात करें, 9 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी, जो पिछला मुकाबला हुआ था दोनों टीम के बीच में, और चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे इतिहास में शायद इतना कभी नहीं हुआ था। 9 विकेटें एक पारी में स्पिनरों ने कभी भी नहीं निकाली थी। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इनिशियली तेज गेंदबाज किस तरीके का काम करते हैं वो तो एक चैलेंज रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा स्पिनर से डील करना, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों के साथ एक एडवांटेज ये है कि वो साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज होता है ना, वो आपके साथ हमेशा रहता है। अगर किसी ने किसी खिलाड़ी को, किसी बल्लेबाज को पहले आउट कर रखा है, आप साइकोलॉजी समझिए, जैसे कोई बल्लेबाजी करने आए, आप उसके सामने उसी गेंदबाज को लगा दीजिए जिसने आपको पिछले मैच में या 2-3 बार आउट कर रखा है, वो एक चीज होती है। और नो डाउट जिस तरीके की मिस्ट्री गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं, कोई भी नहीं खेल पाया अभी तक इस टूर्नामेंट में उनको बेहतर ढंग से। और न्यूजीलैंड को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर किसी गेंदबाज ने 5 विकेटें ली हैं तो उससे साफ जाहिर है कि उसका कितना डोमिनेशन रहा है, डोमिनेंस रहा है उस पारी में। तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती नहीं, बाकी खिलाड़ी भी जो हैं उन पे भी नजरें रहेंगी, उन स्पिनर्स के साथ कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि कई बार क्या है कि चूंकि टीम इंडिया चौतरफा वार कर रही है, बाकी स्पिनर्स जो है वो टाइट लाइन डाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई टर्न के साथ जा रहा है, कोई मिस्ट्री स्पिन कर रहा है। वैरायटीज इतनी है कि आप सबके लिए अलग अलग प्लान बना पाए। हर एक बल्लेबाज के पास 4 अलग अलग स्पिनर के लिए अलग अलग प्लान हो, ये होना बहुत मुश्किल है। और इसी का एडवांटेज टीम इंडिया उठा रही है। और इस मामले में तारीफ रोहित शर्मा की बनती है, जिस तरीके से अपने स्पिनर्स को सर रोटेट कर रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा प्लान बना पाइए। 2 से 3 ओवर का स्पेल, जब तक आप समझते हैं कि इस ओवर में अटैक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, गेंदबाज बदल जाता है। अलग एंगल का गेंदबाज आ गया, लेफ्ट हैंडर आ गया, राइट हैंडर आ गया, किस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, एंगल के साथ सीधी विकेट, टर्निंग विकेट, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मौका नहीं दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है बल्लेबाजों को लेके जो प्लान बना रही होगी न्यूजीलैंड की टीम, वो तो अलग है, लेकिन स्पिनर्स को कैसे टैकल करना है, शायद सबसे बड़ा प्लान उनके फाइनल के पहले यही रहने वाला है सर। बिल्कुल, लेकिन अब एक जरा कान को दूसरी तरफ से भी पकड़ते हैं, एक ही तरफ से क्यों पकड़े। ये चिंता तो थोड़ा भारतीय टीम के पास भी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। आप देखिए रचिन रविंद्र बॉलिंग करते हैं, फिलिप्स बॉलिंग कर लेते हैं, कप्तान खुद उनके बॉलर हैं। सावधानी इधर भी रखनी चाहिए, क्योंकि पिच जिस तरह से स्पिनर्स को फेवर कर रही है, उसमें ऐसा ना हो, कई बार होता है ना कि आप इतने ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हो गए, आपको लगा कि नहीं हम तो बिल्कुल, हमारा किला जो है वो बड़ा मजबूत है। और भूलना नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो आपको परेशान करती आई है हमेशा से। खासतौर पर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आपको हार का स्वाद भी चखाया है और आपको परेशान भी किया है। बेहतर होगा कि ये स्पिनर्स वाले एंगल में भारतीय टीम अपने स्पिनर्स पर भरोसा करे, उनको पूरा मौका दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके स्पिनर्स को भी कम करके ना आके और उनसे भी सावधान रहे। और सर सेंटनर, मतलब पाकिस्तान जैसे फ्लैट विकेट्स पे जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, 6 से कम के इकोनॉमी से रन दिया, 2 से 3 विकेटें निकाल ली साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और पूरे टूर्नामेंट में अगर थोड़ी सी भी असिस्टेंस मिलती है तो उनका जो 10 ओवर है बहुत क्रूशल रहने वाला है। कमाल की गेंदबाज है, पेस बिल्कुल देते ही नहीं है, इतने लास्ट, चूंकि बाय डिफॉल्ट भी उनका एक्शन सर इस तरीके का है कि इतने लास्ट मोमेंट पे गेंद को छोड़ते हैं कि एज अ बैट्समैन अगर आप स्टेप आउट कर रहे हैं तो भी उनके पास एकदम लास्ट मोमेंट पे गेम चेंज करने का एक आइडिया है। और भी सारी वेरिएशंस हैं। और इसके पहले भी परेशान किया है, चाहे T20 हो या वनडे, सेंटनर ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को हमेशा से परेशान किया है। तो पहले आपको तेज गेंदबाजों से निपटना होगा और उसके बाद जो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आएंगे। और अक्सर देखा गया है कि जो पार्ट टाइमर्स होते हैं वो भारत के खिलाफ अक्सर अच्छा कर जाते हैं, तो ये भी एक चीज है। तो कहीं ना कहीं ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र के साथ जो मिचेल सैंटनर के 10 ओवर होंगे, वही कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगे कि भारतीय बल्लेबाजी किस लेवल पे है। अगर वो 10-15 ओवर भारतीय टीम ने बेहतर ढंग से उसको खेल लिया, उसको झेल लिया, रन्स बना लिए, अटैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया बहुत ज्यादा अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में है, ये बात साफ हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये कहानी जो है वो स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स की भी है। जिस टीम के स्पिनर ज्यादा बेहतर करेंगे, अपनी टीम के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, वो टीम फाइनल मुकाबले में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, उसका पलड़ा भारी रहेगा। अब एक बड़ा सा प्रश्न जो अक्सर हमारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कमेंट्स में जाके कि बारिश हो गई तो क्या होगा। तो वैसे तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बारिश के कोई आसार है नहीं। अगर थोड़ा बहुत कुछ मौसम ने कर भी दिया खेल, तो क्या होगा, हम आपको वो ग्राफिक्स दिखा देते हैं, इससे आपके लिए ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी।
बारिश की सूरत में कम से कम 20-20 ओवर का मैच दोनों टीमों को खेलना जरूरी है, यानी जो डकवर्थ लुइस का नियम तभी लगेगा जब 20-20 ओवर का मैच हो। 9 मार्च को अगर मैच पूरा नहीं हुआ तो रिजर्व डे रखा गया है उसके लिए, जो अगले दिन खेला जाएगा। अब अगले दिन जब खेला जाएगा तो मैच जहां रुका था वहीं पर से शुरू होगा। मुकाबला टाई रहने की स्थिति में सुपर ओवर से नतीजा निकलेगा, अगर उससे भी नहीं निकला तो फिर हो जाएगा भैया संयुक्त विजेता, जिसको हम साझा विजेता कहते हैं। और भारतीय टीम ने अब तक 2 बार इस चैंपियनशिप को जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। उसमें से एक बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम ने श्रीलंका के साथ शेयर किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं 2002 में। हाँ, और बाकी ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को 2-2 बार जीता है। अन्यथा भारत के पास अब मौका है कि वो यहां पर तीसरी बार जीत सकता है। तो ये बारिश की अपडेट भी हो गई। एक चेंज है सर इसमें, ये जो आपने 20 ओवर की बात बताई, ये लीग स्टेज के मैचेस के लिए थी। चूंकि ये नॉकआउट है, फाइनल है, इसलिए 25 ओवर कर दिया यानी गया वो सेमीफाइनल वाला फॉर्मूला। एग्जैक्टली, सेमीफाइनल वाला जो फॉर्मूला था कि मिनिमम 25 ओवर का गेम होगा तो ही मैच का रिजल्ट निकलेगा, वरना रिजर्व डे भी रखा गया, रिजर्व डे में बात जाएगी और वहां भी अगर नहीं हुआ तो फिर एक कॉमन विनर, मतलब दोनों टीमों को विजेता, संयुक्त विजेता इनफैक्ट घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि सर ने बताया 2002 में हुआ था। इंडिया और श्रीलंका की टीमें फाइनल में थी। हाँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि आपने घबराना नहीं है, तो जो बारिश के वहां पर वो एंगल वैसे, हाँ एग्जैक्टली, वो बारिश का कोई एंगल है नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए आपको हमने अपडेट कर दिया। चलिए, रहेगी हमारी नजर भारतीय टीम प्रैक्टिस, जो मैच से ठीक पहले प्रैक्टिस उसने की है नेट्स में, उसमें क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कोई चेंजेस के आसार हैं, क्या भारतीय टीम कुछ बदलाव के बारे में सोच रही है, ये सब कुछ नेट्स को देखने से समझ में आ जाता है। न्यूजीलैंड की टीम क्या कर रही है, न्यूजीलैंड की टीम का भी समझ में आएगा, मैट हेनरी क्या कर रहे हैं ये भी समझ में आएगा। ये सब कुछ जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, एक नए शो के साथ हाजिर होंगे और आपसे जुड़ेंगे, आपको ये सारी जानकारियां देंगे। अभी के लिए फिर जाने से पहले गुजारिश वही करेंगे, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बड़ा प्यार दिया है आपने पिछले कुछ दिनों में, थोड़ा सा उसमें और इजाफा कीजिए तो हमारा हौसला बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही, आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.